मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। कोविड के नए वेरिएंट JN.1 ने देश में दस्तक दी। सबसे ज़्यादा केस कर्नाटक और केरला में हैं और कुछ दिल्ली और गाज़ियाबाद में मिले हैं, जिसके बाद यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कोविड-19 की ताज़ा उप वेरिएंट JN.1 से संबंधित वैश्विक और राष्ट्रीय स्थिति को देखते हुए प्रदेश में कोविड-19 के अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के संक्रमण को लेकर चिंता जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन वैश्विक और परिस्थितियों को देखते हुए सावधानी और सतर्कता अत्यंत आवश्यक है। सीएम की बैठक और निर्देश के बाद संगम नगरी प्रयागराज में भी स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है और SRN और बेली अस्पताल में जहां कोविड के वार्ड बनाए गए हैं, तो कॉलविन में पोस्ट कोविड वार्ड बनाया गया है। और वहीं ऐसे वर्ल्ड मीडिया टाइम्स से बात करते हुए कॉलविन हॉस्पिटल के SIC SK चौधरी ने क्या कुछ कहा है, किस तरह की तैयारी है, क्या कुछ खास है और ग्राउंड ज़ीरो पर क्या स्थिति थी, आइए दिखाते हैं आपको किस तरह से यहाँ पर मास्क लगाकर स्टाफ काम कर रहे हैं। और अभी से जिस तरह से स्टाफ को निर्देशित किया गया है कोविड के वेरिएंट को लेकर, कॉलविन अस्पताल में सतर्कता दिखी और सभी स्टाफ मास्क लगाए हुए थे। और ऐसे में यहाँ 25 बेड का वार्ड भी तैयार किया गया है। और क्या कुछ है, आइए दिखाते हैं आपको क्या कुछ कहना है SIC SK चौधरी का। जहां भारत में एक बार फिर JN.1 कोविड वेरिएंट ने दस्तक दे दी है और उसको लेकर अब जहां कॉलविन हॉस्पिटल में तैयारी पूरी कर ली गई है। कोविड को लेकर यहां पर आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। 25 वार्ड का पोस्ट कोविड वार्ड ये बनाया गया है। यहाँ 25 बेड है और यहाँ पर जो लोग SRN से अन्य जगह से आएंगे उन्हें यहाँ रखा जाएगा। और आप देख सकते हैं जिस तरह से SRN और बेली में कोविड वार्ड बनाए गए हैं, यहाँ पर पोस्ट कोविड वार्ड बनाया गया है और पूरी तैयारी की गई, क्योंकि जिस तरह से पूरे भारत में कई कोविड के केस मिले हजारों से ज्यादा, तो ऐसे में अगर बात करी जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में भी कोविड ने दस्तक दी है JN वायरस ने, और गाजियाबाद में इसके मरीज भी मिले हैं। और उसको देखते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया था, बैठक की गई थी और यहाँ पूरी तैयारी कर ली गई है। यहाँ जो वार्ड है, किस तरह से पोस्ट कोविड की तैयारी की गई है? पूरी तैयारी बहुत अच्छे तरह से हुई है। मेरे अधिकारी ने हम लोग को सूचना दे दी है, पूरी तैयारी है। तो देखिए, इनके अधिकारी ने इनको पूरी तरह से जानकारी दी है किस तरह से यहाँ पर तैयारी कर गई है, क्योंकि हम आपको दिखा रहे तस्वीरें ये कॉलविन हॉस्पिटल की है, जहाँ पर मुख्यमंत्री के आदेश के बाद यहाँ पर पूरी तैयारी की गई है और पूरी व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है। और ऐसे में अब हम जो यहाँ के SIC हैं, हम उनसे भी बात करेंगे किस तरह से इस पर तैयारी की गई है। यहाँ पोस्ट कोविड वार्ड बनाया गया, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं और क्या गाइडलाइन है। तो कॉलविन में जिस तरह से पोस्ट कोविड वार्ड बनाया गया है, उस पर हम और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे डॉक्टर SK चौधरी सर हैं जो SIC हैं कॉलविन के, हम उनसे बात कर लेते हैं। सर, ये जो पोस्ट कोविड वार्ड यहाँ बनाए गए हैं और साथ ही ऑक्सीजन और ICU, क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर, क्योंकि JN.1 जो वायरस आया है फिर से कोविड का, और फिर से लोग लापरवाही भी कर रहे हैं, और किस तरह से यहाँ व्यवस्थाएं पहले की गई कॉलविन में, इसको देखिए, मैं SIC मोतीलाल नेहरू कॉलविन हॉस्पिटल, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे कि देख रहे हैं कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, JN.1 वायरस केसेस आ रहे हैं, मगर जो करीब इस समय करीब 1300 केसेस आए हैं, लगभग 1300 केसेस मैं देख रहा था न्यूज़पेपर में। उसमें मेनली महाराष्ट्र, केरला और कर्नाटका में ज्यादा केसेस हैं। दिल्ली में है थोड़े केसेस, मगर उत्तर प्रदेश में अभी बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी नहीं है। मगर फिर भी हमको प्रिकॉशन लेना है, क्योंकि हम दो वेव पहले भी झेल चुके हैं और अब हम अगर प्रिकॉशन नहीं लेंगे, मैं तो अपने अस्पताल में, मेरे अस्पताल में मैंने डॉक्टर्स की टीम गठित कर ली है, जैसे कि, और उसके अलावा मेरे वहाँ जो अस्पताल है मोतीलाल नेहरू, इसमें पोस्ट कोविड पेशेंट्स आते हैं और जनरल पेशेंट आते हैं। बैली अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में, क्योंकि वो टर्शियरी लेवल का है, बैली में पेशेंट एडमिट होते हैं। मेरे अस्पताल में बेड आरक्षित है। हमारे पास 25 बेड का एक सेपरेट वार्ड है, उसी को हमने आरक्षित कर रखा है। और उसके अलावा जो है वेंटिलेटर हमारा 14 वेंटिलेटर क्रियाशील है। ऑक्सीजन प्लांट पूर्ण रूप से क्रियाशील है, पर्याप्त मात्रा में हमारे पास डी टाइप सिलेंडर है। और हमारे जो चिकित्सक हैं, ICU मेरे वहाँ चलता है, और ICU में जो चिकित्सक है मेरे वहाँ वो ट्रेन है, स्टाफ नर्सेस ट्रेन है, तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। सभी तरह की दवाइयाँ हमारे वहाँ मौजूद है। एक चीज और जानेंगे, जो ये कोविड है JN.1, इसके क्या सिम्टम्स हैं, क्या लक्षण है
तो आदमी किस तरह से इससे अलर्ट होना चाहिए, वो बचाव के क्या तरीके? वही है, जब जैसे पुराने तो कॉमन कोल्ड के सिम्टम है, जुकाम, खांसी, और अगर मान लो पेशेंट्स को 4-5 दिन तक नहीं ठीक हो रहा तो वो चेक कराए, है ना। कॉमन जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वही पहले भी दिया गया था, अभी भी हम दे रहे हैं, मगर अभी कोई ऐसी पॉजिटिविटी है नहीं। और हम यही बताना चाहेंगे लोगों को कि घर से कम निकलें, भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं, और अगर जाएं तो मास्क लगाएं। मैंने अपने अस्पताल में भी मास्क सभी चिकित्सकों को बोल दिया ये मास्क लगाएं, सारे स्टाफ को बोल दिया पैरामेडिकल के वो मास्क लगाएं, स्टाफ नर्सेस सब लोग लगा भी रहे हैं। और बहुत थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें। और अगर आपको खांसी जुकाम रहता है 3-4-5 दिन नहीं ठीक हो रहा तो उसको चेक कराएं। हाँ, एक चीज और, जिस तरह से यूपी में भी दस्तक दी, गाजियाबाद में भी 2-3 केस मिले हैं तो कोविड ने, तो जो अभी अपने प्रयागराज में देखते हैं, जो भीड़ भाड़ इलाके, स्ट्रीट फूड की शॉप पर लोग खड़े होकर भीड़ लगाए खा रहे हैं, तो इस पे किस तरह से उनको प्रिकॉशन लेना चाहिए? लोगों से क्या अपील करेंगे कि किस तरह से बाहर का नहीं खाना, किस तरह से भीड़ में लगे, क्या? देखिए बाहर का तो इस समय वैसे भी नहीं खाना, क्योंकि बहुत गर्मी है, प्रयागराज में बहुत गर्मी है। और अगर जहाँ भी अगर आप खाएं तो अच्छी जगह में साफ सुथरा हो वहाँ खाएं, अन्यथा अपने घर पे आप बनाएं खाएं, वो ज्यादा बेटर है। और भीड़ अगर लगाने तो उनसे हम ये कहेंगे भीड़ ना लगाएं, वो उन्हीं के हित में है, क्योंकि सब आदमी देख रखा है कोविड में क्या कंडीशन हुई थी और क्या कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए प्रिकॉशन तो आदमी लेगा तभी ठीक होगा। और खासकर जो क्रोनिक डिबिलिटेटिंग डिजीज के जो पेशेंट हैं, किडनी के, डायबिटीज के, ट्यूबरकुलोसिस के, इनको तो बहुत प्रिकॉशन लेना, क्योंकि इम्यूनिटी कम होती है, तो बेटर है अपना घर पे रहें, और बहुत जरूरी है तभी अस्पताल आए, अन्यथा भीड़ ना लगाएं बिल्कुल, है ना। देखिए, एक हमारे साथ डॉक्टर एस के चौधरी जी, जिन्होंने बताया किस तरह से हमें प्रिकॉशन लेना है, क्योंकि हमने कोविड में पिछले किस तरह से अपनों को खोया है वो हम सब जानते हैं, मगर अभी हमें भीड़ नहीं लगाना है, सड़कों पर निकले तो मास्क लगा के निकलें और साफ सफाई का ध्यान रखें। मगर कॉलविन हॉस्पिटल में जो कोविड पेशेंट है, पोस्ट कोविड पेशेंट के लिए पूरी तरह से व्यवस्थाएं की गई है, ऑक्सीजन है, सारी चीजों की यहाँ पर तैयारी कर ली गई, डॉक्टरों की टीम भी गठित की गई है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाहर प्रतियोगी छात्र जहां धरने बैठे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्हें नौकरी चाहिए और साथ ही उन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग के रिक्त स्थानों पर विज्ञापन जारी कर भर्ती करने की मांग को लेकर धरने बैठे। बता दें आज जहां तीसरा दिन है और सीए छात्र महाधरने के रूप में बैठे हुए हैं। यहां पुरुष महिलाएं सब एक साथ हैं और धरने पर भीषण गर्मी होने के बावजूद लगातार बैठकर जारी विरोध प्रदर्शन है। और इनकी मांग क्या कुछ है और क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं आपको। आज कौन सा दिन है और किस मांग को लेकर आप बैठे हैं? आज शुक्रवार है और हम लोग तीसरा धरने का तीसरा दिन है जो है, और हम लोग आज सरकार से मांग करेंगे कि धरने का तीसरा दिन है और अभी तक अध्यक्ष महोदया ने कुछ सुना नहीं हम लोगों की, और हम लोग संघर्षशील साथियों के साथ लगातार दिन रात धरने पर बैठे हुए हैं। न सरकार सुन रही है न आयोग सुन रहा है। हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि अगर सरकार नहीं सुनेगी तो हम लोग अनवरत धरने के लिए बाध्य होंगे, और हमारे किसी भी साथी को कुछ भी होता तो इसकी सारी जिम्मेदारी सरकार प्रशासन की होगी। नाम मेरा विपुल यादव, पूर्व शासन मंत्री आजमगढ़। हमारी सरकार से यही मांग है कि यहाँ पे अगर ये आयोग बनाया गया है, आयोग किस लिए बनाया गया है? सभी रिक्त पदों पे भर्ती कराने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, ये आयोग बने हुए साल भर से ज्यादा समय हो गया, इस आयोग को अध्याचन तक नहीं मिला है। अगर अध्याचन नहीं मिला है तो इस बिल्डिंग की कीमत शून्य है। बताइए कि इतने गर्मी, भीषण गर्मी है, आप देख सकते हैं क्या स्थिति है। अगर हमारे किसी भी भाई बहन को कुछ भी होता है, कल हमारा एक साथी बेहोश हो गया, अभी भी हॉस्पिटल में भर्ती है, अगर हमारे किसी भी भाई बहन को कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदार ये सरकार होगी और इस एसी में बैठी हुई कीर्ति पांडे मैम जो अध्यक्ष महोदया है वो होंगी। हमारी मांग यही है कि नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन यथाशीघ्र जारी किया जाए। 7 साल बहुत बड़ा समय होता है सर। 7 साल से 2018 के बाद से उत्तर प्रदेश में कोई भर्ती नहीं आई है, और हास्यास्पद बात यह है कि हर साल डीएलएडबीटीसी का कोर्स कराया जा रहा है। 2-2 लाख बेरोजगार ट्रेनिंग करा करके छोड़ दिए जा रहे हैं। टेट सीटेट पास 3-3 बार सभी लोग यहाँ पे पास हैं, लेकिन उसके बाद भी नई शिक्षक नहीं देना। डबल इंजन की ये जो सरकार है उसके मुंह पे तमाचा है ये। मेरा नाम विशु यादव है, मैं गाजीपुर जिले से आया हूँ। कौन सा दिन है आज? कितने दिनों में बैठे धरने में? क्या आज शुक्रवार है, आज तीसरा दिन है धरने का हम लोग का, और हम भदोही जिला से हैं। हम लोग को बस एक ही मुद्दा है कि हमें बस शिक्षक भर्ती चाहिए। 7 साल से शिक्षक भर्ती आई नहीं है।
और हम लोग 7 साल से सी टेट टेट कई बार क्वालिफाई कर करके यहीं पे बस यही सड़क पे बैठाना था, तो उन्होंने डिलेट क्यों कराया? बस इतना है कि बस बताते हैं कि समानुपात बराबर है। कैसे बराबर है? जब बराबर है तो आप बार बार क्यों डीएलएड करा रहे हैं? जब बराबर है आप डीएलएड बंद करवा दीजिए। क्यों 1-1.5 लाख 2 लाख हम लोग का नुकसान कर रहे हैं? बस हम यही चाहते हैं कि आयोग बस इतना सुने कि जब, अब दूसरी बात यह है कि हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक हम लोग का ये लिखित मिलेगा नहीं कि हाँ क्या कहते हैं विज्ञापन जारी हो रहा है। बस यही चाहते हैं कि बस जल्द से जल्द भर्ती देते बस। भीषण गर्मी है, उसके बावजूद भी धरने बैठे हैं, कोई सुन रहा है? नहीं, कोई नहीं, किसी ने पूछने तक नहीं आया कि आप लोग किस वजह से यहाँ बैठे हैं। किसी ने कुछ नहीं पूछा हम लोगों से। भैया लोग हैं, बस पानी वानी का व्यवस्था कर दे रहे हैं। हम लोग दिन रात तब तक बैठे रहेंगे जब तक क्या कहते हैं कि हम लोग को विज्ञापन नहीं मिलेगा और हम लोग को कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार सरकार होगी बस। नाम बताइए। अनुबिंद भदोही से। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर जहां डॉक्टर सोनिया तिवारी ने लोगों को जागरूक करने के लिए और कैंसर से बचने के लिए जागरूक अभियान चलाया, साथ ही उन्होंने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से लोगों से अपील की कि तंबाकू का इस्तेमाल ना करें, जिससे कि उन्हें कैंसर जैसी समस्या ना हो और वे इस तरह की बीमारी से बच सकें। साथ ही उन्होंने गवर्नमेंट से भी अपील की कि इस तरह की चीज़ों के प्रोडक्शन पे या तो रोक लगा देनी चाहिए या फिर इस पर इतना टैक्स लगा देना चाहिए जो कि युवाओं की पहुंच से बाहर हो सके। और इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना था, आइए दिखाते हैं आपको। बीमारी दिन प्रतिदिन पूरे विश्व में, भारत में भी बढ़ रही है, पूरे विश्व में बढ़ रही है। तो करीब मिलियंस में डेथ होती है हर साल। जैसे कि भारत का आंकड़ा ले लें तो तंबाकू की वजह से जो डेथ होती है वो 1 मिलियन यानी 10 लाख लोग मर जाते हैं, इससे ज्यादा ही मर जाते हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में। तो कैंसर की वजह से, जो तंबाकू की वजह से कैंसर की से होने वाली कैंसर की जो बीमारी है वो भी बढ़ती जा रही है। जैसे हमारे ही हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा मामले तंबाकू की वजह से मुंह के कैंसर सबसे ज्यादा कॉमन। करीब 40% जो लोग आते हैं वो मुंह के कैंसर के आते हैं, उसमें से 10 to 20% लोग फेफड़े के कैंसर लेके आते हैं। इसके अलावा जो तंबाकू की वजह से ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में या दूसरे कैंसर हैं वो भी दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि टोबैको भी एक लाइफ स्टाइल डिजीज है। टोबैको लोग शुरू में फैशन के तौर पे यूज करते हैं, जैसे फीमेल्स भी हैं, महिलाएं भी हैं, वो भी मॉडर्न दिखाने के चक्कर में, मेल्स भी और फीमेल्स भी, महिलाएं भी आजकल खुद के मॉडर्न दिखाने के चक्कर में या फिर किसी टेंशन के चलते वो टोबैको यूज करते हैं। तो कितनी बार शौकिया तौर पे यूज करते हैं। तो धीरे धीरे उनमें भी ये लाइफ स्टाइल डिजीज है, टोबैको भी एक इसमें आता है, टोबैको अल्कोहल। तो रोकने के लिए कि टोबैको की इस बीमारी की, इससे होने वाले दुष्प्रभाव जो हैं उसको समझना चाहिए कि कितनी सारी बीमारियां इससे होती हैं, उसमें कैंसर भी एक है। और उससे होने वाली मृत्यु दर, उसकी वजह से जो हमारी हेल्थ पे इतना खर्चा होता है, जब कैंसर हो जाता है तो कितना ज्यादा उस पे खर्चा होता है और जान भी नहीं बचती है। इस चीज को समझने की, इसके बारे में जागरूक होने की जरूरत है कि इस तरह की बीमारी से अगर आप टोबैको नहीं लेते हैं तो इस तरीके से जो प्रिवेंटेबल कैंसर है, जिससे उसकी रोकथाम हो सकती है, उससे आप बच सकते हैं। कम से कम मुंह के कैंसर और फेफड़े के कैंसर से तो काफी हद तक बचा जा सकता है अगर आप तंबाकू नहीं यूज करते हैं और छोड़ देते हैं। अगर यूज भी कर रहे हैं तो छोड़ दें, तो जिससे कि आपका जो तंबाकू की वजह से जो डैमेज हुआ है, शरीर को नुकसान पहुंचा है, धीरे धीरे वो नॉर्मल हो सके। सबसे पहले मैंने बताया कि आत्मविश्वास, विल पावर जरूरी है कि हमें छोड़ना है तो छोड़ना है, बिना उसके आप तंबाकू नहीं छोड़ सकते। दूसरा, फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी है। उसमें आप जैसे पेरेंट्स हो गए, भाई बहन हो गए, फैमिली का सपोर्ट कि नहीं हम तुम्हारा साथ देंगे, तुम इसको छोड़िए, तो फिर वो धीरे धीरे उसको छोड़ने में उसको मदद मिलेगी। जैसे बताया कि उसमें जो है फल सब्जी ज्यादा खाएं, पानी ज्यादा पिए। अगर आपको टोबैको की क्रेविंग होती है तो आप लौंग, इलायची ये खा सकते हैं। अपने आप को बिजी रखिए, खाली ना बैठे, कोई ना कोई काम करते रहें। अपने ऐसे सर्कल में दोस्तों के साथ ना रहे जो टोबैको यूज करते हैं, तंबाकू यूज करते हैं, उनसे दूर रहे। अगर उसमें दोस्ती टूट भी जाए तो टूट जाए, आप साफ कह दें कि मुझे ऑफर ना करें और मैं नहीं आऊंगा। तो ये नहीं है कि आपको उसमें किसी को बुरा लगे, या क्योंकि ये आपके जीवन का सवाल है, इसके चक्कर में आप अपना जीवन नहीं खराब कर सकते। इसके अलावा कुछ दवाइयां भी आती हैं, जैसे निकोटीन च्युइंगम आती है आजकल,
तो उसमें निकोटीन नहीं होता है। निकोटीन जैसा पदार्थ होता है, केमिकल होता है, जिससे उसको ये सेंस महसूस होता है कि हम टोबैको यूज कर रहे हैं। तो धीरे धीरे उसको इससे छोड़ने में मदद मिलेगी। तो अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए थोड़ी आपको मेहनत तो करनी ही होगी। तो उसके लिए आप तैयार रहें। आप ठान लेंगे कि आपको छोड़ना है तो छोड़ना है। स्पेशली बच्चों को इससे दूर रखें, क्योंकि यंग जनरेशन ही हमारा आगे का फ्यूचर है। वो इस लत में पड़ के अपने जीवन को खराब ना करें। तो अपने बच्चों को इसके लिए शुरू से ही सावधान करें, अवेयर करें कि ऐसी कोई भी चीजों में वो ना पड़े। डॉक्टर सोनिया तिवारी, कैंसर रोग विशेषज्ञ, कमला नेहरू अस्पताल, प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज में मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का पहला शोरूम जहां सिविल लाइंस के हॉट स्टॉप चौराहे पर खोला गया है। बता दें ये शोरूम का आज शुभारंभ हुआ है और महापौर गणेश केसरवानी ने फीता काटकर इस शोरूम का शुभारंभ किया है। और यहाँ पर गोल्ड्स डायमंड्स की ज्वेलरी की अलग अलग आकर्षित करने वाली डिज़ाइनें उपलब्ध थी, जहाँ लोग की आंखें चकाचौंध कर दी गई। बता दें ये शोरूम उत्तर भारत में ब्रांड का 41वां शोरूम है, जो क्षेत्र में इसकी सशक्त उपस्थिति और नेतृत्व की ओर भी मजबूत करता है। शोरूम का उद्घाटन जहां महापौर गणेश केसरवानी ने किया, तो साथ ही उन्होंने यहां खरीदारी कर रहे ग्राहकों को अपने हाथ से उनके खरीदे हुए आभूषण भी दिए और ऐसे में लोगों की काफ़ी भीड़ दिखाई दी है। और आज उद्घाटन के मौके पर कई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी पहुंचे थे। त्रिवेणी की धारा है और इस त्रिवेणी की धारा में यह मालाबार ज्वेलरी शोरूम निश्चित रूप से प्रयागराज के सम्मानित ग्राहकों की अपेक्षाओं के अनुरूप नए नए वैरायटीज के साथ उनको संतुष्ट करने का कार्य करेगा, ऐसी मेरी शुभकामना है। प्रयागराज जो निरंतर अपने अनेक नवाचारों के माध्यम से आगे बढ़ रहा है और यह शोरूम भी उस नवाचारों में से एक है, जहाँ अनेक बड़ी कंपनियों के शोरूम्स हैं और उस स्थान पर आज का यह शोरूम निश्चित रूप से प्रयागराज के ग्राहकों के उस विराट स्वरूप को और गति देने का काम करेगा। मैं आज के इस अवसर पर मालाबार शोरूम के सभी सम्मानित अधिकारियों का सबका मैं हृदय से शुभकामनाएं देता हूँ। सभी हमारे सम्मानित जो ग्राहक यहाँ पर आए, इन्होंने आज खरीदारी की है और करेंगे, मैं उन सबको हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। बहुत बहुत संगम नगरी प्रयागराज में साहिब श्री गुरु अर्जुन देव जी शहीदी दिवस पर जहां आज शहीद वॉल पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गर्मी से लोगों को बचाने के लिए मीठे पानी की छबील वितरण की गई। और ऐसे में जहां सिख समुदाय के द्वारा इसे आज यहां एक कैंप लगाकर लोगों को बांटा गया। बता दें जहां मीठी छबील लोगों को वितरित की गई, जिससे कि लोग गर्मी से बच सके, क्योंकि जिस तरह से गर्मी पड़ रही है और तापमान 40 के पार में है। तो ऐसे में आज शहीदी दिवस के मौके पर शहीद वॉल पर जहां टेंट लगाकर यहां पर छबील बांटी गई, जिससे लोग गर्मी से बच सकें। और क्या कुछ कहना था इस पूरे मामले पर कमेटी के सदस्य, आइए दिखाते हैं आपको। हमारे सिख पंथ के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज, वक्त की हुकूमत ने उस समय इनको काफ़ी तसीहे देकर शहीद किया था। इनको तवी पे बैठाया गया, सर पर रेत डाली गई और भी तमाम तरह के तसीहे दिए गए। उसके बाद इन्होंने शहीदी प्राप्त की। उन्हीं की याद में प्रत्येक वर्ष पूरे विश्व में सिख समुदाय आज के दिन शरबत और चने की घूरी जो है आम जनमानस के लिए इंतजाम करता है और उनके लिए सेवा करता है। ये सेवा है। तो आज ये कार्यक्रम कहाँ पे हो रहा है? करीब करीब सभी गुरुद्वारों में होता है। हमारी केंद्रीय बॉडी है श्री गुरु सिंह सभा, वहाँ पर आयोजन चल रहा है और शहर के तमाम 25-30 जगहों पर जो है ये छबील, जिसको हम लोग छबील कहते हैं, मीठे शरबत का तो आयोजन किया जाता है, सबको पिलाया जाता है। मैं RS बेदी, श्री गुरु सिंह मीत प्रधान, श्री गुरु सिंह सभा, प्रयागराज, इलाहाबाद।
संगम नगरी प्रयागराज के मिश्रा भवन चौराहे पर ऑटो चालक का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है, जब टीआई ने बीच सड़क पर सवारी भरने से मना किया और साथ ही जाम लगने की स्थिति को रोका, तो ऐसे में ऑटो चालक विवाद करने लगा और जमकर अभद्रता की पुलिसकर्मियों के साथ, जिसके बाद टीआई ने फौरन तत्काल संबंधित थाने को सूचना दी और साथ ही पुलिस को बुलाया और ऐसे में पुलिस ऑटो चालक और ऑटो चालक को थाने ले गई है और आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। बता दें, जहां अवैध टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड और ऑटो डग्गा मार संचालित लगातार प्रयागराज में हो रहे हैं और जब इनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो ये पुलिस से अभद्रता करते हैं। ट्रैफिक पुलिस से भी आज अभद्रता करने का मामला सामने आया है और ऐसे में अब क्या कुछ कहना है ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर का और पुलिसकर्मी का, और साथ ही यहाँ पर किस तरह से हाई वोल्टेज ड्रामा किया ऑटो चालक ने, वो भी दिखाते हैं। ऐसा लगता है जैसे एक खरीद ले यहाँ सब जने, पैसा दे खरीदते, रोड टैक्स देते, देखा कीमत ही नहीं ना कुछ कार वाले ने ना बोली है। क्या मामला हुआ है आज आपके साथ? सर जी, मेरा मिश्रा भवन चौराहे पर मेरी ड्यूटी है। ये ऑन रोड पे खड़े होकर सवारी भर रहा है मना करने पर, तो एक बार तो गाड़ी लेके भागा और जज साहब के बंगले के सामने गाड़ी फिर खड़ी कर दी। फिर जब मना किया वहाँ पे तो मोटरसाइकिल ने मेरी ठोकर मार दी। सिपाही की मदद से ला के यहाँ पे खड़ा किया हूँ और सिटी कंट्रोल के ज़रिए थाना पुलिस को बताया हूँ और वाहन को थाना पुलिस के हवाले कर दिया हूँ। परिचय? मैं TSI सैयद अतहर हुसैन। दारू पी के बदतमीजी कर रहा था यहाँ रोड पर, तो क्या इस संबंध में चालान इसका किया गया है? थाने पे ले जाएंगे, अपने सीनियर अधिकारी को बताएंगे ले जाके, अब जो वो करेंगे हमारे सीनियर अधिकारी। संगम नगरी प्रयागराज में जहां अभी बरसात आज शुरू नहीं हुई है और रुझान पहले से आने लगे हैं। बता दें, प्रयागराज में महाकुंभ में जहां करोड़ों रुपए खर्च करके प्रयागराज को सजाया गया, जिसमें से रोड, सड़क, लाइट पे पैसे खर्चे किए गए थे। आज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मार्ग पर कुंभ के दौरान बनी इस रोड दोबारा गड्ढे हो गया है और कोई इसमें दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। बता दें, ये गड्ढा धीमे धीमे बढ़ता जा रहा है और साथ ही यहाँ के लोगों ने इसमें एक डंडी डाली है जिससे लोग सतर्क हो सके और दुर्घटना का शिकार ना हो। मगर सवाल ये खड़ा होता है कि जिम्मेदारों की लापरवाही कहें या अनदेखी, जिसके कारण भ्रष्टाचार के भेंट अब सड़कें जो चढ़ी हैं उनके रुझान आने लगे हैं और सड़कें अब गड्ढे हो रहे हैं, वो दिखने लगे हैं। और क्या कुछ कहना है लोगों का, आइए दिखाते हैं आपको। अरे मैं जा रहा था और एक्चुअली ये रोड अपने आप धसी जा रही थी, यूनिवर्सिटी रोड इलाहाबाद, और मैं जा रहा था, ये धस गई रोड और हम लोग यहाँ पर ईटा पत्थर ठेला लगाकर तो यहाँ पर रास्ता थोड़ा सा किनारा बंद किए कि किसी के साथ कोई हादसा न होने पाए। और एक्चुअली ये कुंभ का मेला के रोड बनी हुई है और बड़ी हादसा हो सकती है और बहुत सी हादसा हो सकती है। यहाँ पर बड़ी गाड़ियां आती जाती हैं और स्टूडेंट रोड है, ये सब कोई किसी का साथ कुछ भी हादसा हो सकता है यहाँ पर। तो यही सब चीजें बताने के लिए मैं बोल रहा हूँ। और इससे पहले भी ये रोड खराब हो चुकी थी और धस गई थी और इसमें एक लड़के का एक्सीडेंट में मौत भी हो गई। अभी यही कुंभ मेला के 2 महीना पहले की बात बता रहे हैं, कुंभ के मेला से पहले। कौन सी रोड बोली जाती है? ये यूनिवर्सिटी इलाहाबाद। क्या नाम है? हमारा नाम शहजादे है। संगम नगरी प्रयागराज में जहां लखनऊ राजमार्ग स्टैनली रोड पर बारिश से पहले नाले की सफाई का टेंडर हुआ, परंतु पूरी तरह से नाले की सफाई नहीं की गई है। बता दें, नाम बराबर काम किया गया है, जबकि बारिश में पूरे प्रयागराज में जल भराव होता है और लोग समस्या से जूझते हैं। जहां नगर निगम ने इसके लिए पहले से टेंडर किया, मगर ठेकेदार मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं। स्लेट पूरी तरह से जमी हुई है और एक तरफ वैश्विक महामारी कोरोना ने भी दस्तक दे दी है। जिस तरह से नालों में गंदगी के अंबार हैं और बारिश होने के बाद जल भराव होगा और ऐसे में संक्रमण भी फैल सकता है। अब देखना होगा इन ठेकेदारों पर किस तरह से नगर निगम कार्रवाई करता है या फिर इसी तरह से मनमानी तरीके से काम करते हैं और टेंडर करने होने वाले पूरे पैसे लेते हैं। ये नाले की सफाई, जब से ये नाला बना है पहली बार यहाँ सफाई हुई है, वो भी कंप्लीट नहीं हुई। आधी सिल्ट निकली है, आधी
उसी में ही हैं, और ये जो पत्थर हैं उठाए हैं वो ऐसे ही छोड़ दिए हैं। आए दिन जानवर इसमें गिर के मर रहे हैं, जो हमको प्राइवेटली उठा के उठवाने पड़ रहे हैं। क्या बारिश में भी इसकी दिक्कत आएगी? बदबू आती है, घरों में बदबू आती है इतनी, नाला जब गंदगी होगी तो बदबू आएगी ही। और दूसरा एक जो मैं सरकार से कहना चाहती हूँ, ये केबल बिछी थी यहाँ पर, यहाँ से इस पूरे रोड पे बिछी थी। कौन सी रोड है? ये स्टैनली रोड है। ये आधे में तो उन्होंने उसको पक्का करवाया, लेकिन आधा पोर्शन पूरा ऐसी कच्चा छोड़ दिया गया। हाँ, इसकी मैंने जो यहाँ का एसआई है जो सफाई करवाता है, कोई भारद्वाज है, उनसे कई बार कहा कि भाई इसके लिए कंप्लेन करिए, लेकिन शायद उसने ध्यान दिया या नहीं दिया ये मुझे नहीं पता। मैं गीता मिश्रा, 33/5 स्टैनली रोड। क्या मामला है? मामला ये है, यहाँ पे मतलब जो उन्हें नाली की सफाई हो रही थी, उसके बाद सफाई पूरे तरीके से नहीं हो पाया। देखिए नाला भरा हुआ है अभी, और पटिया भी खुली हुई है। अगर इसमें जो है बारिश का भी दिन आ रहा है, काफी भर जाता है, और उसके बाद जो है पटिया भी खुली हुई है, उसको बंद नहीं किए, कोई भी हादसा हो सकता है। क्या नाम है? हमारा आशिक अली नाम है। संगम नगरी प्रयागराज में तबला दिवस की पूर्व संध्या पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संगीत विभाग में छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति की। बता दें, जहां 30 मई को तबला दिवस की पूर्व संध्या पर संगीत एवं प्रदर्शन कला विभाग के छात्र छात्राओं एवं शोधार्थियों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। सभी ने अपनी संगीतिक प्रस्तुतियों से सदी के श्रेष्ठतम कलाकार पद्मभूषण पंडित समता प्रसाद जी को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। सर्वप्रथम बीए तबला के छात्र छात्राओं द्वारा 3 ताल में एक आधारभूत कायदा पलटा व तिराई का वादन किया गया। उदय नारायण पांडे ने हारमोनियम पर लहर बजाया। इसके पश्चात प्रोफेसर रेणु जौहरी के निर्देशन में विद्यार्थियों शोधार्थियों ने फर्द का जोड़ा प्रस्तुत किया। गायन वंदन के शोधार्थियों विद्यार्थियों ने कुल गीत की प्रस्तुति की। नमस्कार। तबला वादन के क्षेत्र में अद्वितीय नाद के प्रणेता पद्मभूषण पंडित समता प्रसाद उर्फ उदय महाराज जी की 31वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित तबला दिवस समारोह की पूर्व संध्या पर मैं और मेरे विद्यार्थी शोधार्थी यहाँ पर उनको तबला वादन के द्वारा श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हैं। हम उनको श्रद्धांजलि स्वरूप फर्द जोड़ा समर्पित करते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि महाराज जी का आशीर्वाद हम लोगों को मिलेगा और आप सबसे भी हम आशीर्वाद की कामना करते हैं। तो प्रस्तुत है फर्द जोड़ा। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।